Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take current affair, monthly current affair from Chronicle magazine. ये है जनवरी 2025 का करंट अफेयर जो क्रॉनिकल मैगजीन में छपा हुआ है। देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर राज्य समाचारों से। पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी 2025 को 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम था उत्तर प्रदेश विकास और विरासत की यात्रा। ये थीम है इसका। इसका महत्व क्या है? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इसके पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। अठारह तक उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बाद में इसको आगरा प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप में इसको जाना जाने लगा। तो यह है स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का। एक नेक्स्ट न्यूज़ है अंतर्देशीय जल परिवहन का क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में। वाराणसी में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महाकुंभ में प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और इसके लिए एक फैक्ट है 22 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक महाकुंभ मेला स्थल पर की गई है। यह एक फैक्ट है 22 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट न्यूज़ है काशी तमिल संगमम 3.0। ये काशी तमिल संगमम, इसका फोकस रहा है ऋषि अगस्त्य, तमिलनाडु और वाराणसी के बीच में सभ्यता संबंधी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है धनाउरी वेटलैंड। ये धनाउरी वेटलैंड एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनाउरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है। प्रश्न है धनाउरी वेटलैंड ये कहाँ पर है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास में है। इसमें कुछ पक्षी जैसे लुप्तप्राय सारस क्रेन शामिल हैं, पाए जाते हैं धनाउरी वेटलैंड में। तो ये धनाउरी वेटलैंड कहाँ पर है? जेवर एयरपोर्ट के पास में, गौतम बुद्ध नगर जिले में।
कुंभ मेले में एआई का प्रयोग। एआई संचालित निगरानी। 1800 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो एआई से लैस हैं, ये भीड़ पर नज़र रख रहे हैं। ये बताते हैं कि किस जगह पर भीड़ कितनी है और कहाँ भीड़ बढ़ सकती है। तो कुंभ मेले में एआई का प्रयोग किया गया है। अगला न्यूज है राम मंदिर यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है। 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में सबसे अधिक पर्यटन राम मंदिर का दर्शन करने के लिए आए और इसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। ये एक फैक्ट है। उसके बाद में देखते हैं 85वां अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन। ये पटना में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। तो अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन पटना में हुआ। नेक्स्ट न्यूज नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ये नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। राजस्थान सरकार ने अभयारण्य की सीमाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया है, इसलिए न्यूज में रहा है। ध्यान रखना है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। एक और राजस्थान से न्यूज है। राजस्थान के रेगिस्तानी शहर में अचानक पानी का फव्वारा। ये राजस्थान के मोहनगढ़ में एक ट्यूबवेल ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान जमीन से अचानक पानी का फव्वारा निकल आया। इस घटना ने प्राचीन सरस्वती नदी के पुनर्जागरण की अटकलों को तेज कर दिया है। इसके संबंध में एक और फैक्ट है। आर्टिसियन कुएं, ये एक प्रकार का जल कुआं है जहां पानी पंपिंग की आवश्यकता के बिना ही स्वाभाविक रूप से सतह पर आता है। तो ये राजस्थान के मोहनगढ़ में पानी का फव्वारा दिखा है। झारखंड से जो न्यूज है, बीरहोर जनजाति के बारे में। ये झारखंड में पाई जाती हैं। अर्ध खानाबदोश जनजातियां हैं ये। इसमें बाल विवाह एक गंभीर समस्या है, इसलिए चर्चा में रही है। एक अगला है मैया सम्मान योजना। इसको झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय सहायता के हस्तांतरण की शुरुआत की है। इसके तहत अट्ठारह से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसे दिसंबर 2024 में बढ़ा करके 2500 प्रतिमाह कर दिया गया है।
पहले 1,000 रुपया था, अब इसे 2,500 कर दिया गया है। झारखंड में इसका नाम है मैया सम्मान योजना, झारखंड में लागू की गई है। राज्य समाचारों में आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। ये 14 फरवरी 2025 तक, वहाँ पे 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। पिछला जो संस्करण था 2023 का, ये गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 228 पदक जीते थे। अगला न्यूज है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में 74% की वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के केसेस में 74% की वृद्धि हुई उत्तराखंड में। ये भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। अगला न्यूज है उड़ीसा से। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी के द्वारा ये शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनके बीच में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, इसलिए योजना लागू की गई है। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना। नेक्स्ट न्यूज है गुजरात में पहली तटीय पक्षी जनगणना। गुजरात सरकार भारत की पहली तटीय और वेटर पक्षियों की जनगणना का कार्य इसने किया है। तो गुजरात में पहली तटीय पक्षी जनगणना कराई गई है। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति बनाने के लिए समिति का गठन किया है महाराष्ट्र सरकार ने। यह राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। एआई नीति का उद्देश्य क्या है कि राज्य की जीडीपी लक्ष्य को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाना है। भारत एआई मिशन मार्च 2024 में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देश की एआई क्षमताओं को बढ़ाना है और इसी तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति की स्थापना की है। राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दो 2025 को उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने पहला जो राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। समान नागरिक संहिता के तहत आते हैं कुछ व्यक्तिगत कानून, जैसे विवाह, तलाक, विरासत, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें आती हैं। समानता पर इसका ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे बहुविवाह, बाल विवाह, असमान संपत्ति के अधिकारों को एड्रेस करना इसका टारगेट है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत
जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 342 के तहत उल्लिखित जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। समान नागरिक संहिता है क्या? अनुच्छेद 44 के अनुसार जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा और उसी के तहत इस समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज आती है गणतंत्र दिवस परेड। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत ने सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। इसकी थीम थी, जो हमारा प्रश्न है कि जो 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इसकी थीम थी। इस गणतंत्र दिवस में जो फोकस रहा है बिरसा मुंडा के 185वें जन्म वर्ष और संविधान लागू होने के 75 वर्ष के लिए जो झांकियां थी उनमें विशेष आकर्षण था। पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी सशक्त और सुरक्षित भारत, जिसकी थीम थी, उनको दिखाया गया। परेड के दौरान जो कुछ प्रदर्शन किए गए हैं उनमें जो महत्वपूर्ण है, एक तो पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, MRLS मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ये 75 किलोमीटर की रेंज के साथ एक उन्नत संस्करण जो 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। तो ये पिनाका क्या है, ये हमारा प्रश्न बन सकता है। पिनाका ये मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है 75 किलोमीटर की रेंज के साथ में। BM-21 ग्रैंड, BM-21 ग्रैंड, ये MRLS यानी मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसे पहले कारगिल युद्ध में उपयोग किया गया था, इसको भी वहाँ पे दिखाया गया है, इसका प्रदर्शन किया गया है। फिर आता है महाकुंभ मेला। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा है। इसमें 45 दिनों के आयोजन में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना बताई गई है। ये विश्व का सबसे बड़ा मानव सम्मेलन बन जाता है इस तरीके से। कुंभ मेला के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी, ताकि साधु संतों और विद्वानों को एकत्र करके विचार विमर्श किया जा सके। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने प्रयाग में एक मेले का उल्लेख किया है। 12वीं शताब्दी में यह धार्मिक आयोजन स्थिर परंपरा में बदल गया था। उसके बाद से लगातार यह आयोजन किया जा रहा है। अगला न्यूज है पंजाब ने 100% पाइप जल आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त किया है। तो केंद्र सरकार की एक योजना है हर घर जल योजना। पंजाब सरकार ने सभी ग्रामीण घरों को 100% पाइप जल आपूर्ति कराना सुनिश्चित कर लिया है और देश का ये 5वां राज्य बन गया है जिसने ग्रामीण घरों को
100% पाइप जल आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। उसके बाद देखते हैं अगला न्यूज। विमानों की लीजिंग के लिए विधेयक संसद में पेश किया गया है। विमानों के लीजिंग के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है। इसमें एक तथ्य आता है केप टाउन कन्वेंशन। केप टाउन कन्वेंशन क्या है? यह विमानों पर अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो केप टाउन कन्वेंशन किससे संबंधित है? विमानों पर अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना, यह है केप टाउन कन्वेंशन। आगे इसमें दिया गया है कि केप टाउन कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विमान सहित चल संपत्ति के पंजीकरण और वित्त पोषण के लिए मानक स्थापित करती है, स्टैंडर्ड स्थापित करती है। ये विक्रेताओं, खरीदारों, लेनदारों के हितों की रक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन और अंतर्राष्ट्रीय निजी कानून एकीकरण संस्थान यूनिड्रॉइट ने इस कन्वेंशन को अपनाया है। अगला न्यूज है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये क्या है? आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर, ये 3 स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक प्लेटफॉर्म, एक तो है विध्वंसक फ्रिगेट और पनडुब्बी, इनको एक साथ में कमीशन किया गया है। देखिए आईएनएस सूरत के बारे में, ये एक विध्वंसक पोत है। आईएनएस सूरत एक विध्वंसक युद्धपोत है। इसमें उन्नत हथियार प्रणाली, मिसाइल, आधुनिक संचार उपकरण शामिल हैं। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा था आईएनएस नीलगिरी, ये एक फ्रिगेट युद्धपोत है। इसमें स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेंसर और हथियार प्रणाली लगे हुए हैं। आईएनएस वागसीर, ये एक प्रकार की पनडुब्बी है। यह पहले से कमीशन की गई कलवरी के बाद छठी P-75 पनडुब्बी है ये। तो आईएनएस वागसीर ये है। अगला न्यूज आता है जेड मोह सुरंग। जेड मोह सुरंग, ये जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जेड मोह सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है जनवरी 2025 में। और ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगगीर और सोनमर्ग के बीच में। ये 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन की सड़क सुरंग थी। ये सोनमर्ग के लिए सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। रणनीतिक महत्व इसका यह है कि कश्मीर और लद्दाख के बीच में साल भर की कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद करेगी। अगला न्यूज है सड़क सुरक्षा को लेकर के। इसमें कहा गया है कि 2024 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग 1.8 लाख मौतें हुई हैं। ये हमारे लिए एक फैक्ट मेंस में आंसर लिखने के लिए हो सकता है कि 1.8 लाख डेथ्स हुई हैं 2024 की सड़क दुर्घटनाओं के कारण से। प्रवासी दिवस सम्मेलन, अगला हमारा न्यूज है प्रवासी दिवस सम्मेलन।
जो 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया, जिसमें 75 देशों के लगभग 6000 नेता शामिल हुए। इसका थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। अतिथि इसमें थे ट्रिनिडाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू। तो ये है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ, और इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। अतिथि रहे ट्रिनिडाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू। और इसमें जो फोकस रहा है ये उड़ीसा राज्य पर फोकस रहा है। उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन इत्यादि को प्रदर्शन करना। स्मार्ट सिटी मिशन का अवलोकन। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी और नवंबर 2024 तक इसके 91% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ये शहरी विकास के लिए बनाई गई योजना थी, 2015 में शुरू की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन। अगला न्यूज है, न्यायालयों में एडहॉक जज के नियुक्ति का प्रस्ताव। 20 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो उच्च न्यायालयों के बढ़ते मामलों को देखते हुए उनका निपटान करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। बिंदु मुख्य इसके क्या हैं कि अनुच्छेद 224A के तहत ये संवैधानिक प्रावधान है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि एडहॉक जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा देखी जानी चाहिए, ये बात कही गई है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन। 2025 को जनवरी 2025 को वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया गया है। ये 1980 के अधिनियम में संशोधन करेगा, यानी कि एक हमारे लिए फैक्ट है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। इसमें संशोधन ये है कि उद्देश्य इसका रहेगा कि वन संरक्षण अधिनियम के दायरे को सीमित करना। अब केवल अधिसूचित वन भूमि और सरकारी दस्तावेजों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्रों पर यह लागू होगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसका उद्देश्य क्या है कि रणनीतिक परियोजनाओं को गति देना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देना है। नेक्स्ट आता है कला संस्कृति। तमिलनाडु का लौह युग। तमिलनाडु में लौह युग का प्रमाण 3345 ईस्वी पूर्व तक माना जा रहा है। जो पहले के जो माने गए थे 1500 से 2000 ईस्वी पूर्व, ये बहुत पहले से उससे बहुत पहले से लौह युग की शुरुआत के साक्ष्य मिल रहे हैं। कुछ स्थल हैं जैसे शिवागलई, पॉट सर्ट्स और धान, ये सब ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि जो लौह युग की शुरुआत है तमिलनाडु में, जो इतिहास में 1502 से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व मानी गई है, उससे काफ़ी पहले 3345 ईस्वी पूर्व तक, उसके पहले लोहे की शुरुआत तमिलनाडु में हो रही थी। एक दूसरा स्थल है माइलाडुम्परई, ये 2172 ईस्वी पूर्व के यहाँ नमूने मिले हैं। फिर तीसरा स्थल है किलन मंडी, ये सर्कोफेगस दफन स्थल जो 1692 ईस्वी पूर्व का ये मिला है।
तकनीकी नवाचार, लौह गलाने की जो भट्टियां हैं, कोडुमनाल, चेट्टीपालायम, पेरुंगलूर, यहाँ से जो भट्टियां मिली हैं ये प्राचीन धातुकर्म तकनीकों का प्रमाण देती हैं, जो 1300 डिग्री तक के तापमान वाली लौह गलाने की भट्टियां रही हैं। अब समस्या ये है कि जो वैश्विक रूप से 1300 ईस्वी पूर्व हित्ताइट साम्राज्य को लौह युग का केंद्र मानी जाने वाली धारणा थी, उसको चुनौती मिल रही है। इससे पहले माना जाता था कि 1300 ईस्वी पूर्व में हित्ताइट साम्राज्य में लौह युग की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ पर उससे काफ़ी पहले तमिलनाडु में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिल रहे हैं। सांस्कृतिक समानता एक मिल रही है कि उत्तर भारत के जो तांबा युग है और दक्षिण भारत के लौह युग, ये समकालीन होने की संभावना बताई जा रही है। नेक्स्ट है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारतें विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई हैं। जनवरी 2025 को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे जो स्थित ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है कनुमा पंडुगा पशुधन का उत्सव। यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है उत्सव कनुमा पंडुगा। मकर संक्रांति के साथ ये मनाया जाने वाला उत्सव है। फसल उत्सव के रूप में इसको जाना जाता है। पशुओं पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। पशुओं को किसान रंग आभूषणों और रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला है कनुमा पंडुगा पशुधन उत्सव का त्यौहार। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन लिपि को समझने के प्रयास में तमिलनाडु सरकार ने इंडस लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन पुरस्कार घोषित किया है, क्योंकि अब तक के जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसको समझा नहीं जा सका है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि ये लोगो सिलेबिक हो सकती है, यानी शब्दांशों और शब्दों दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाली लिपि हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज आता है आर्थिकी से, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। प्रश्न हमारे लिए है यूएलआई क्या है। ये उधारदाताओं और विभिन्न डेटा स्रोतों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। यूएलआई ऋणदाता ऋण ग्राहक की साख का आकलन करने के लिए मानकीकृत एपीआई के माध्यम से इस डेटा तक पहुंच सकते हैं, ताकि सटीक ऋण निर्णय में सक्षम बनाए कि किसको ऋण देना है या नहीं देना है, इसके लिए डिसीजन लिया जा सके। तो यूएलआई एक पुल के रूप में कार्य करता है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है 2022-23 में राष्ट्रीय आय में लगभग 11.74% का योगदान दिया है और 2030 तक यह राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा बनने की उम्मीद रखता है। यानी जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसका तेजी से योगदान बढ़ रहा है। 2022-23 में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा है 11.74% और उसके बाद में 2030 तक का ये 5वां हिस्सा लगभग 20% हो जाएगा। बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार ये क्षेत्र में ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। रोजगार सृजन के मामले में डिजिटल अर्थव्यवस्था 2022-23 में लगभग 14.67 मिलियन श्रमिकों को रोजगार दिया है। ये प्रीलिम्स के साथ में मेंस के लिए भी जरूरी फैक्ट है।
एक आता है OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ये विकसित अर्थव्यवस्था के लिए एक मंच है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 217 गीगावाट तक पहुंच गई है। जनवरी 2025 को भारत ने अपनी अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता में 217 गीगावाट तक पहुंच गई है। यानी कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है भारत का, वो 217 गीगावाट तक पहुंच गया है। ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल है टोटल भारत में, इसमें सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी का वर्चस्व रहा है। टोटल 47% जो सौर ऊर्जा का योगदान रहा है। और राज्य स्तरीय अगर प्रदर्शन देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। और पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु अग्रणी रहे हैं। 500 गीगावाट का लक्ष्य है भारत का। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की क्षमता प्राप्त करना, ये भारत का लक्ष्य है। उसके लिए ये बहुत उपयोगी कदम है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट जारी की है। तो हमारे लिए प्रश्न है प्रीलिम्स के लिए कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व संग्रह, सार्वजनिक व्यय, राजकोषीय स्थिरता, ये सब चीज़ें इसमें इसके पैरामीटर्स हैं। उड़ीसा ने इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद में दूसरा जो परफॉर्मेंस है छत्तीसगढ़ का है। एक अगला न्यूज है, भारत की कॉफ़ी की वैश्विक मांग में वृद्धि हुई है। तो वैश्विक उत्पादन में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। पूरी दुनिया में ब्राज़ील है और उसके बाद वियतनाम है और भारत का स्थान 7वां है। भारत की जो कॉफ़ी का निर्यात है लगभग अब 2 गुना हो गया है, ये फैक्ट है। कॉफ़ी के लिए जो उत्पादक राज्य हैं उसमें कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है कॉफ़ी के लिए। इसके बाद में केरल और तमिलनाडु है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। एक एक्ट है फेमा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, फेमा इसको कहते हैं, 1999 में। एक किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा विनियमन पर। ये फेमा 1999। एक इसके पहले फेरा एक्ट था 1973 में। इसको हटा करके 1999 में फेमा एक्ट लाया गया। इसका नाम है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था? विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना, बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने का इसका टारगेट था फेमा का। तो ये हमारे लिए प्रश्न हो सकता है कि फेमा किससे संबंधित है? विदेशी मुद्रा बाजार से संबंधित है। उसको विकास करने के लिए बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण,
इसमें सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग वृद्धि शामिल है, जैसे भारत की मुद्रा को दूसरे देशों में स्वीकार किया जाए ताकि रुपए का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन किया जा सके। इसके लिए 2022 में विशेष रुपए वस्त्रों खाता की शुरुआत की गई है। WPI के आधार वर्ष में संशोधन के लिए कार्य समूह का गठन किया गया है। भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने के लिए कार्य समूह का गठन किया है। यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक था ये 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर तय किया जाता था। अब इसका आधार वर्ष बदल करके 2022-23 किया जाएगा। इसके लिए जो नीति आयोग के सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, इनकी अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया 18 सदस्यीय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे देखते हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि रहे हैं। इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इंडोनेशिया भारत के लिए एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और दोनों देश समग्र रणनीतिक साझेदारी के भागीदार हैं, यानी कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में है। भारत अमेरिका संबंध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इंडो पैसिफिक का महत्व क्या है? इसमें चीन, भारत, जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और ये महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग जैसे साउथ चाइना सी हो गया, मलक्का स्ट्रेट हो गया, उसके क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मछली पालन है, ऊर्जा, एनर्जी के रिसोर्सेज हैं और मिनरल्स हैं। लेकिन यहाँ पे चुनौतियाँ भी हैं, जैसे समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता, अवैध गतिविधियाँ जैसे समुद्री लुटेरे, मछली पकड़ने पर जो प्रतिबंध, ये सब चीज़ें इसमें समस्याएं हैं। इसके लिए कुछ यहाँ पे समझौते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जापान के द्वारा ये प्रस्तावित है और अमेरिका के द्वारा ये अपनाया गया है, जो एक ऑर्डर बेस्ड नियमों को बढ़ावा देता है। अंकलास, ये अंकलास के तहत विवादों के लिए शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है। ये अंकलास का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कन्वेंशंस एंड लॉ ऑन द सी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, एक दूसरा ये ढांचा है। अमेरिका में इसको 2022 में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 14 देश शामिल हैं। इसका व्यापार है, इसका फोकस है व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, डिकार्बनाइजेशन इत्यादि। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक कानूनी ढांचा है जो इंडो पैसिफिक रीजन में लागू है। क्वाड सुरक्षा संवाद, इसमें चीन के प्रभाव को काउंटर करना इसका लक्ष्य है, जैसे समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, इन पर ध्यान देना है। एक है ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है ऑकस। इसमें परमाणु संचालित पनडुब्बियों और रक्षा प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया गया है। भारत की भूमिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण विवाद समाधान के पक्ष में भारत है। भारत आसियान के साथ में भाई सहयोग करता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ में रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग करता है। अगला न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं 20 जनवरी 2025 को। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। शपथ समारोह हुआ है यूएस कैपिटल रोटुंडा में।
ये ट्रंप का एक ऐतिहासिक क्षण है जब 230 सालों के लोकतांत्रिक इतिहास में सत्ता से बाहर होने के बाद में दोबारा वह व्हाइट हाउस में वापसी की है। 2016 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था और हिलेरी क्लिंटन को हराया था, और फिर दोबारा से अब वो पुनः व्हाइट हाउस में आ गए हैं। विश्व आर्थिक मंच का 55वां वार्षिक बैठक, ये 2025 को 55वां विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक हुई स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है। ये हमें ध्यान देना है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई है स्विट्जरलैंड के दावोस में। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है। इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देना है। इसकी स्थापना 1971 में क्लॉस शवाब द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कोलोगनी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में ये हमें जरूरी जानकारी होनी चाहिए। क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, इसमें एस जयशंकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ समारोह में भाग लेने गए थे, जिसमें क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। अगला न्यूज है, डोनाल्ड ट्रंप हस मनी के मामले में बिना शर्त के बरी हुए। तो हस मनी केस किससे संबंधित है? डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में दोष सिद्धि के संबंध में बिना शर्त बरी कर दिया गया है। ये इसमें अपडेट है। नेक्स्ट न्यूज है, विश्व व्यापार संगठन ने 30वां स्थापना दिवस मनाया है 2025 में, यानी कि 1995 में स्थापित हुआ था WTO। इसकी स्थापना हुई थी मराकेश समझौते के तहत उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद में। मराकेश समझौते और उरुग्वे दौर की वार्ता ये किससे संबंधित है? WTO की स्थापना से संबंधित है। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। ये गैट का उत्तराधिकारी है, यानी कि WTO से पहले इसका नाम होता था गैट, सामान्य समझौता टैरिफ और व्यापार। गैट 1948 से विश्व व्यापार को ये नियमित करता था। गैट WTO के जो वर्तमान सदस्य हैं 166 हैं, और विश्व व्यापार का 98% इनके पास, इनके सदस्य देशों के पास में है, यानी कि लगभग दुनिया के सारे देश जो विश्व व्यापार से संबंधित है WTO के मेंबर हैं। आते हैं अब विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO ने 120 सेकंड के लिए एक सक्रिय शीतलित स्क्रैमजेट दहन कक्ष का टेस्ट किया है। ये भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। स्क्रैमजेट इंजन मैक 5 से अधिक गति से यात्रा करते हैं। स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए महत्वपूर्ण है जो मैक 5 से अधिक गति से यात्रा करते हैं। स्वदेशी विकास, एक एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन और उन्नत थर्मल बैरियर कोटिंग का विकास इस परियोजना की उपलब्धियां रही हैं। स्क्रैमजेट तकनीक, स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट इंजन, इसी को स्क्रैमजेट कहते हैं। एक हाइपरसोनिक इंजन है जो सुपरसोनिक गति मैक 5+ पर हवा और ईंधन को जलाने में सक्षम है। तो स्क्रैमजेट इंजन की तकनीक क्या है? ये सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट इंजन है जो सुपरसोनिक गति यानी मैक 5 से ज़्यादा गति पर ये हवा और ईंधन को जलाने में सक्षम है। विशेषता इसकी यह है कि स्क्रैमजेट इंजन की कि ये हवा से ऑक्सीजन को खींचता है, जिससे अलग से ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता नहीं होती है।
चुनौतियां क्या हैं? सुपरसोनिक गति पर दहन को स्थिर बनाए रखना, ये चुनौतियां हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 की रिपोर्ट। अभी विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भू राजनीतिक तनाव, पुरानी प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा कौशल की कमी के कारण बुनियादी ढांचे के बढ़ते साइबर खतरों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि जल, ऊर्जा, संचार जैसी जो सेवाएं हैं वो साइबर सुरक्षा के लिए ज़्यादा संवेदनशील हैं। और कहा गया है कि भू राजनीतिक तनाव, जो रूस यूक्रेन युद्ध के जो संघर्ष, ऊर्जा, दूरसंचार, जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर साइबर हमलों को बढ़ावा देते हैं। साइबर अपराध में वृद्धि की बात की गई है कि 2023 में साइबर अपराध से होने वाले नुकसान 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, भारत को मिलेगा तीसरा लॉन्च पैड। भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV और LV-M3 रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। NGLV 3 चरण वाला एक भारी उठान का रॉकेट है जिसको PSLV और GSLV जैसे पुराने सिस्टम की जगह लेने के लिए विकसित किया जा रहा है। भविष्य की योजनाएं, TLP से भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में वृद्धि होगी और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में और 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में मदद मिलेगी इससे। मिशन मौसम, 2025 जनवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की 150वीं वर्षगांठ के अवसर में मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के मौसम पूर्वानुमान और जलवायु प्रतिरोधी क्षमताओं को बढ़ाना है। मौसम पूर्वानुमान, मॉडलिंग और प्रसार क्षमता का उन्नत करना। पहले 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र। चीन के हुबेई प्रांत में नेंगचू वन परियोजना ने ऊर्जा भंडारण क्षमता में नई उपलब्धि हासिल की है। दुनिया का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित हवा ऊर्जा भंडारण परियोजना है, चीन की है ये। एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड ट्रायल। स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का जो सफल परीक्षण है राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में किया गया है। तो हमारा प्रश्न बन सकता है कि ये नाग MK2 क्या है? तो ये एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2। भारत ने किया अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग। ये इसरो ने पहली बार ये सफलता अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ करके किया। डॉकिंग का मतलब है 2 उपग्रहों को एक साथ में जोड़ना। इससे भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके पहले केवल अमेरिका, रूस, चीन के पास ये तकनीक थी। भारत अब उसमें चौथा देश हो गया है। डॉकिंग, ये इसका अर्थ है कि एक ही कक्षा में चल रहे 2 अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना। स्पेसडेक्स मिशन, दिसंबर 2024 को स्पेसडेक्स मिशन की शुरुआत हुई। इसमें 2 उपग्रहों को शामिल किया गया जिनको अलग अलग प्रक्षेपित किया गया था। डॉकिंग प्रक्रिया क्या है कि धीरे धीरे दोनों उपग्रहों को एक साथ में करीब में लाया जाता है और उसके बाद में उपग्रहों के डॉकिंग रिंग जुड़ते हैं और लॉक हो जाते हैं। ये भारत अंतरिक्ष स्टेशन, भारत का लक्ष्य है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना। चंद्रमा से नमूने लाने के मिशन में भी डॉकिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत की। भारत UNCBD में शामिल हुआ है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा और आधारित आंकड़ों के लिए डेटा साइंस विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ है। यूएनसीबीडी की स्थापना 2014 में हुई थी। यह समिति लगभग 4 बार सालाना बैठक करती है। यूएनसीबीडी के बारे में है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा स्थापित है। ये वर्तमान में 31 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ। जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या के लिए एक जीनोम तैयार करना है, जो भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत के लोगों के 10,000 जीनोम अनुक्रम के डेटा भारतीय बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में उपलब्ध है। इससे रोगों का इलाज करना आसान होगा। एक है निसार मिशन। यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसका नाम है निसार। 2025 में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा। निसार में 2 प्रकार के रडार होंगे, यल बैंड और एस बैंड। ये अलग अलग तरंगदैर्घ्य का उपयोग करते पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की सतह का मानचित्रण, ये उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी के लगभग पूरी सतह का मानचित्रण करेगा। निसार उपग्रह। तो ये हमारे लिए प्रश्न है कि ये किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में। ये भारत और नासा का जो संयुक्त मिशन है ये निसार। केरल में 2 दुर्लभ कीट प्रजातियों की खोज की गई है। उनके न्यूरोप्टेरा गण से संबंधित हैं। इनका नाम है ग्लेनोक्राइसा जेलानिका और इंडोफेनेस बारबरा। न्यूरोप्टेरा गण से संबंधित हैं। इंडोफेनेस बारबरा एक एंट लायन है। जो न्यूरोप्टेरा गण है, ये लेसविंग्स और एंटलाइन सहित लगभग 6000 प्रजातियां इसमें शामिल हैं। एक न्यूज में है डेटा फिड्यूसरी। ये व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के उद्देश्य से जो डेटा को इकट्ठा कर रखते हैं, जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए, बैंक, ऑनलाइन रिटेलर या कोई भी संगठन जो व्यक्तिगत डेटा को इकट्ठा करता है, जैसे किसी का नाम हो गया, उम्र हो गई और उसके संबंध में और भी जानकारियाँ, तो उसको डेटा फिड्यूसरी कहा जाता है। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों को उगाया है। लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक इसरो ने उगाया है। पृथ्वी से बाहर कृषि अनुसंधान के लिए एक मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य था माइक्रोग्रेविटी में पौधों को जीवित रखने का एक तरीका ढूंढना कि माइक्रोग्रेविटी में पौधों को जीवित कैसे किया जाए। इसमें 4 दिनों में लोबिया के बीज अंकुरित हुए थे। अब है साइबर हमले के बारे में। भारत दूसरे स्थान पर है। 2024 में 95 भारतीय संस्थाओं पर डेटा चोरी के हमले हुए। वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पर जहां 140 साइबर हमले हुए, और भारत दूसरे स्थान पर जहां 95 हमले हुए। इजराइल तीसरे स्थान पर जहां 57 हमले हुए साइबर हमले। रैनसमवेयर की घटनाएं भारत में 2024 में कुल 108 रैनसमवेयर की घटनाएं हुई। इसमें लॉकबिट समूह सबसे सक्रिय था, जिसने 20 से अधिक हमलों को अंजाम दिया। लॉकबिट समूह 2024 में 108 रैनसमवेयर की घटनाएं हुई हैं भारत में। नेक्स्ट न्यूज है, नैनो फार्मुलेशन से पार्किंसन रोग का इलाज संभव होगा। पार्किंसंस रोग एक भूलने की बीमारी है, मस्तिष्क रोग है।
इसके इलाज के लिए मेलाटोनिन नैनो फॉर्मुलेशन एक प्रभावी उपचार हो सकता है। एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। मस्तिष्क में डोपामाइन स्रावित करने वाले न्यूरॉन्स का क्षरण होता है। माइटोफैगी में मेलाटोनिन की भूमिका। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह माइटोफैगी को बढ़ावा देता है, जो क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने की प्रक्रिया है। पार्किंसंस रोग में क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। यह तैयार किया गया है INST मोहाली के शोधकर्ताओं के द्वारा। मेलाटोनिन का एक नैनो फार्मूलेशन विकसित किया गया है जो मेलाटोनिन के जैव उपलब्धता को बढ़ावा देता है और इसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के न्यूज पर। इंदौर और उदयपुर यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। उदयपुर में जो जल निकाय हैं पिछोला झील, फतेह सागर, गोवर्धन सागर और भी कुछ झीलें हैं। उदयपुर में पिछोला झील, फतेह सागर, गोवर्धन सागर। इंदौर में सिरपुर झील मानव निर्मित एक वेटलैंड है, ये हमें ध्यान रखना है। यूनिसेफ ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रहा है जलवायु परिवर्तन। इसमें कहा गया है कि लू के कारण से स्कूल बंद होना एक प्राथमिक कारण रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य जलवायु खतरे हैं जैसे चक्रवात, तूफान, बाढ़, सूखा, ये भी बच्चों की पढ़ाई को, इसने शिक्षा को बाधित किया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। ट्रंप प्रशासन ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की योजना की घोषणा की है 20 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल। ट्रंप ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करने की योजना बनाई है जिससे अमेरिका में खनिज ईंधनों के ड्रिलिंग का विस्तार किया जाएगा। हालांकि इसके लिए औपचारिक नोटिस देने के बाद भी लागू करने में इसको 1 वर्ष का समय लगेगा, यानी उस समझौते से बाहर निकलने में 1 वर्ष का समय लगेगा। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। पिछले 2 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया है। भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी हुई है। जनवरी 2025 को भारत ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% की कमी दर्शाई है। यह अद्यतन रिपोर्ट है भारत की UNFCCC के तहत जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2020 में भारत की जो उत्सर्जन था 2959 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट था। जो मुख्य योगदानकर्ता रहे ऊर्जा क्षेत्र, यानी कि 75.66% जो उत्सर्जन है वो ऊर्जा क्षेत्र की तरफ से आया है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय लिया है और वैश्विक हिस्सेदारी में अगर देखें तो 1850 से 2019 के बीच में वैश्विक उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक हिस्सा केवल 4% रहा है, जबकि वैश्विक जनसंख्या में हिस्सेदारी भारत के 17% है। यानी कि पूरी दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन उत्सर्जन अगर किया जाए, उत्सर्जन देखा जाए तो केवल 4% का किया है भारत ने। ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने की दिशा में कुछ योजनाएं हैं जैसे एक पेड़ माँ के नाम, मिष्टी योजनाएं, स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, ये सब कार्यक्रम हैं जो ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए कुछ योजनाएं हैं। गुजरात में पहली तटीय और वेटर पक्षी गणना। गुजरात के जामनगर जिले में ये पहली बार हुआ है कि पहली तटीय और वेटर पक्षियों की गणना आयोजन
किया गया है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अभी हमने बात किया है कि UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की है भारत ने। 2020 के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस की सूची इसमें शामिल है। इसमें कहा गया है कि 2000 भारत का जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है 2019 की तुलना में 2020 में एक घट गया है। कुल उत्सर्जन 2,959 मिलियन टन CO2 के समकक्ष था। भारत के वन और वृक्ष आवरण में 2020 में लगभग 522 मिलियन टन CO2 का अवशोषण किया है। इससे देश के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 22% की कमी आई है। उत्सर्जन तीव्रता की अगर बात करें इमिशन इंटेंसिटी की, तो 2005 से 20 के बीच में भारत की GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है। गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन। अक्टूबर 2024 तक गैर जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा भारत की स्थापित बिजली क्षमता में 46.52% था, जिसमें कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203 गीगावाट थी। भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में भूजल निष्कर्षण की दर 60.4% है। वहीं 73% ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में आते हैं। भूजल गुणवत्ता के से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो ये हैं। यूरेनियम प्रदूषण। राजस्थान पंजाब यूरेनियम प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त हैं। फ्लोराइड का प्रदूषण। राजस्थान हरियाणा कर्नाटका आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये फ्लोराइड प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त हैं। नाइट्रेट का प्रदूषण राजस्थान कर्नाटक तमिलनाडु में है। आर्सेनिक का प्रदूषण। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ के मैदानों में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या है। आते हैं रिपोर्ट और सूचकांक में। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2025 ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। इसमें साइबर परिदृश्य में बढ़ती जटिलता, अप्रत्याशितता को बढ़ावा देने के कारकों की पहचान की गई है। हमें ध्यान देना है केवल ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट, इसको जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2025 जो दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दिन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अरबपतियों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है। 2024 में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 15 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो 2023 की तुलना में 3 गुना अधिक है। इसमें कहा गया है कि 2024 में अरबपतियों की कुल संपत्ति में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। 204 नए अरबपति बने हैं 2024 में। शिक्षा का वैश्विक असंतुलन। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में 39% वैश्विक नेता ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस में शिक्षित थे। वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025 ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने जारी किया है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025। इसके अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर रही है और 2026 में फिर से कम होकर 4.9% होने का अनुमान है। नेक्स्ट आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025।
इसमें भारत की स्थिति है कि भारत इस सूचकांक में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर है। पिछले साल 80वें स्थान पर था। भारत के नागरिक बिना वीजा के 57 देशों में यात्रा कर सकते हैं। शीर्ष रैंकिंग मिली है सिंगापुर को, 195 देशों में वीजा मुक्त यात्रा के साथ पहले स्थान पर है। यानी दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट है सिंगापुर का। उसके बाद जापान का है, जो 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है, 193 देशों में। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। UDISE प्लस रिपोर्ट 2023-24, यूडाइस प्लस रिपोर्ट, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है 2023-24 के लिए, जो कि स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली शिक्षा प्लस यूडाइस प्लस रिपोर्ट है। ये स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन और बुनियादी ढांचे के रुझानों पर प्रकाश डाला है इसने। इस रिपोर्ट के अनुसार है, यूडाइस प्लस के अनुसार नामांकन में गिरावट आई है। 23-24 में कुल छात्र नामांकन घटकर 24.8 करोड़ रह गया है। 2018-19 में दर्ज 26 करोड़ से 6% की गिरावट को दर्शाता है। ये गिरावट कहाँ आई है? प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5 तक की क्लास में, उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक, एवं माध्यमिक 9 से 10 स्तरों पर कमी देखी गई है, गिरावट। इसके विपरीत पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा 11 और 12 स्तर पर नामांकन में वृद्धि देखी गई है। ये भी ध्यान देने की बात है। राज्यवार गिरावट में सबसे ज़्यादा गिरावट बिहार में आई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में गिरावट आई है। तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है ड्रॉप आउट रेट्स बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। स्कूल का बुनियादी ढांचा अगर देखा जाए तो 90% से अधिक स्कूलों में बिजली और लिंग स्पेसिफिक जो टॉयलेट्स हैं वो सुविधाएं हैं। 57.2% स्कूलों में कार्यात्मक कंप्यूटर हैं। 53.9% में इंटरनेट और 52.3% पर रैंप की सुविधा है। यूडाइस प्लस ये 2018-19 में शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया है और ये डेटा त्रुटियों और उसकी दूरी को दूर करने के लिए बनाया गया है। ये स्कूलों से डेटा ऑनलाइन वास्तविक समय में एकत्र करता है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों के नामांकन, परीक्षा परिणाम इत्यादि की सूचनाओं को कवर करता है। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। इसके निष्कर्ष क्या है? नाइट्रेट संदूषण यानी कि नाइट्रेट पोल्यूशन 2023 तक देश के 440 जिलों में भूजल में नाइट्रेट का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है। भारत के 56% जिले वर्तमान में नाइट्रेट समस्या से प्रभावित हैं। यह हम मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। प्रमुख प्रभावित राज्य सर्वाधिक जो राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये नाइट्रेट से सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। कारण क्या है कि सीवेज और औद्योगिक कचरे को ऐसे ही डाल देना। नाइट्रेट के कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। भूजल निष्कर्षण की दर 60.4% पाई गई है पूरे देश में। 73% ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में हैं जहां भूजल की भरपाई हो रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में है कि 1970 में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम था और बदल करके 1970 में केंद्रीय भूजल बोर्ड रखा गया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इसका मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में है। इसका गठन पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। नेक्स्ट आता है 18वें लोकसभा चुनाव के लिए सांख्यिकी रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए कुछ रिपोर्ट जारी की है। इसमें कुछ निष्कर्ष हैं 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित। कुल मतदान 2024 में 64.64% करोड़ वोट पड़े हैं। 2019 में 61.4 करोड़ वोट पड़े थे। कुल मतदाताओं में 7.43% की वृद्धि हुई 2024 में 2019 की तुलना में। सर्वाधिक मतदान करने वाला जो संसदीय क्षेत्र रहा है वो धुबरी असम का रहा है। सबसे कम मतदान वाला संसदीय क्षेत्र श्रीनगर रहा है। महिला उम्मीदवार की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 80 और तमिलनाडु में 77। ये रिपोर्ट रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। फिर आते हैं योजना और कार्यक्रम के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इसमें कृषि मजदूरों और बैगाओं गुनियाओं को सालाना 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना, निक्शी ने इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना शुरू की है। निक्सी क्या है? भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। जून 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है ये। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में काम करता है ये। बुनियादी ढांचे का निर्माण और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना इसका उद्देश्य है। अगला है माँ की रसोई पहल। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई नामक के पहल का उद्घाटन किया है। ये सामुदायिक रसोई होगी जिसमें कमज़ोर आर्थिक तबके के लोगों को 9 रुपये में पौष्टिक और भरपेट भोजन प्राप्त किया जा सकता है। ये रानी नेहरू अस्पताल में नंदी सेवा संस्थान के द्वारा संचालित किया जाएगा। महाकुंभ के मौके पर बीमा सखी योजना, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्वयं पूर्ण गोवा 2.0 पहल के तहत बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु के 10वीं पास महिलाओं को सशक्त बनाना है। भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में बना था। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें 96.5% की है। इसके अध्यक्ष हैं LIC के सिद्धार्थ मोहंती। ये हमारे लिए फैक्ट है। पार्थ योजना 2025, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्थ हुनर योजना शुरू की है। उद्देश्य भारतीय सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में प्रवेश के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना। पार्थ योजना। पंचायत से संसद 2 कार्यक्रम 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्थानीय जो शहरी निकाय हैं उसमें जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं उनको संवैधानिक प्रावधान, संसदीय प्रक्रिया, शासन के संबंध में जानकारी प्रदान करना और सशक्त बनाना उनको, इसका टारगेट है। पंचायत से संसद 2.0। महिला आरक्षण के लिए अधिनियम कौन कौन से हैं? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 1993, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। बिरसा मुंडा के लिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में है कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष इसके विजय किशोर
राहटकर हैं। नेक्स्ट आता है नमो भारत कॉरिडोर परियोजना। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर, ये 13 किलोमीटर लंबा और साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर से जोड़ने वाला कॉरिडोर है, दिल्ली और मेरठ के बीच में। तो नमो भारत कॉरिडोर परियोजना दिल्ली से मेरठ के बीच में। दूसरा है रिठाला कुंडली कॉरिडोर। रिठाला कुंडली कॉरिडोर जो 26 किलोमीटर लंबा होगा, जो रोहिणी, बवाना और कुंडली के निवासियों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पहुंच को बेहतर बनाना है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, इसका उद्देश्य क्या है कि जो शोध के छात्र हैं उनको एक ही सब्सक्रिप्शन में कई प्रकार के जो मैगजीन्स हैं उनको पहुंच हो सके। फिर है बैंकिंग वित्त के संबंध में न्यूज। बैंक की लाइसेंसिंग के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है आरबीआई के द्वारा। यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंक के आवेदन मूल्यांकन के लिए आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन की अध्यक्षता में एक नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं? जो एक ही छत के नीचे कई वित्तीय गतिविधियां चलाते हैं, जैसे थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और निवेश संचालित करते हैं। इनको एक वित्तीय सुपर मार्केट का निर्माण करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। उन्हें यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने 2 नई जमा योजना शुरू की है, हर घर लखपति और एसबीआई संरक्षक योजना। ये ध्यान रखने की बात है कि हर घर लखपति योजना किसकी है? योजना है एसबीआई की है। एसबीआई संरक्षक योजना तो उसके नाम में ही शामिल है। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में एक फैक्ट है कि जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसका जो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में स्थापित किया गया था। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके भारतीय सरकार ने इसको अधिग्रहित किया। वर्तमान एसबीआई के जो चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। उद्योग व्यवसाय से संबंधित देखते हैं। फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची 2025 की आई है। इसमें स्पेस एक्स के संस्थापक जो एलन मस्क हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में एलोन मस्क, फिर उसके बाद हैं जेफ बेजोस, फिर हैं मार्क जुकरबर्ग। एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेस एक्स, इनके लिए जो धन का स्रोत है। जेफ बेजोस अमेजॉन, मार्क जुकरबर्ग मेटा फेसबुक। तो ये फोर्ब्स अरबपतियों की सूची है। अमेरिका 813 अरबपतियों के साथ शीर्ष पर है, यानी सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो अमेरिका में है 813। चीन में उसके बाद में है 473 अरबपति और भारत में है 200 अरबपति। तीसरे स्थान पर भारत है। बैंकीनेट ई नीलामी पोर्टल। वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकीनेट नामक एक नया ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं कुछ सार संक्षेप। चर्चित व्यक्ति प्रबोवो सुबियांतो, ये 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि रहे हैं।
काम्या कार्तिकेयन अंटार्कटिका के विंसन मौसिफ पर चढ़ाई के बाद में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली विश्व स्तर की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है काम्या कार्तिकेयन। नियुक्ति ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। निकोलस मादुरो ये तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। सार संक्षेप में वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। बी नारायणन इसरो के अध्यक्ष बने हैं। निधन में देखते हैं के.एस. मणिलाल ये वनस्पति शास्त्री के.एस. मणिलाल जिन्होंने हार्ट्स मालाबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया है। फिर आता है पुरस्कार एवं सम्मान। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बंगाल की अपर्णा सेन को। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 में प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह रमन अनुसंधान संस्थान में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विषय की संकाय सदस्य हैं। 2025 के पद्म पुरस्कार 2025 के पद्म पुरस्कार को 139 पुरस्कार दिए गए हैं। 7 हैं पद्म विभूषण, 19 हैं पद्म भूषण और पद्मश्री हैं 113। 23 महिलाएं सम्मानित की गई हैं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत। ये कुछ इसके कैटेगरीज हैं। जो महत्वपूर्ण प्राप्त करता है पद्म विभूषण के लिए श्री दुर्बर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा तेलंगाना से आते हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, चंडीगढ़। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला, गुजरात से। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में कर्नाटका से। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, केरल से। ओसामू सुजुकी, ये जापान के व्यापार उद्योग से संबंधित। श्रीमती शारदा सिन्हा, मरणोपरांत कला, बिहार से। पद्म भूषण और पद्मश्री भी इसी प्रकार से कुछ हैं। नेक्स्ट आता है चर्चित पुस्तकें। लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर, अनिरुद्ध कनिसेट्टी की पुस्तक है ये। लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर। पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, डॉक्टर के.एस. चौहान की पुस्तक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। इंडिया और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का संयुक्त प्रयास है ये। भारत @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, के.वी. सुब्रमण्यम। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, अमिताभ कांत। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, डॉक्टर दीपा मलिक की पुस्तक है। द वर्ड आफ्टर गजा, पंकज मिश्रा की पुस्तक है। फिर आता है त्यागपत्र। अभ्यास है सूर्य किरण अभ्यास, भारत नेपाल की सूर्य किरण नेपाल के साल झांडी में हुई है। यूएस सोनोबाय, भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के तहत यूएस सोनोबाय के सह निर्माण की घोषणा की गई है भारत अमेरिका के बीच में। ये मेक इन इंडिया सिद्धांत के तहत काम करेगा। सहयोग हॉप ट्रैक अभ्यास, भारत और वियतनाम के बीच में सहयोग हॉप ट्रैक अभ्यास 2024 कोच्चि में हुआ है।
कुछ दिवस देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण दिवस हैं। जैसे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विषय है इसका एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 16 जनवरी को ही लोकपाल दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये महत्वपूर्ण थीम। नेक्स्ट आते हैं खेलों पर। क्रिकेट में विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25, इसका आयोजन 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक भारत के विभिन्न शहरों में किया गया है। विजय हरारे ट्रॉफी बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। फाइनल मैच जो खेला गया वडोदरा गुजरात के कोटाम्बी स्टेडियम में, विजेता रहा है कर्नाटका और विदर्भ को इसने हराया है। विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25, कर्नाटका इसमें विजेता रहा है, ये ध्यान रखने की बात है। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी 2024-25, ये दिसंबर 2024 तक ये तेलंगाना में संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसमें विजेता रहा है पश्चिम बंगाल, इसने केरल को हराया है। संतोष ट्रॉफी में विजेता रहा है पश्चिम बंगाल, ये फुटबॉल की ट्रॉफी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ये ध्यान रखने की बात है, ये 1937 में शिमला में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका द्वारका नई दिल्ली में है। टूर्नामेंट ये कराता है संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, इंडियन सुपर लीग, आई लीग। वर्तमान अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे 2022 से। ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में है। टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, इसका आयोजन मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 113वां संस्करण है ये। इसके विजेता रहे हैं पुरुष एकल के इटली के जैनिक सिनर और इन्होंने हराया है जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को। और महिला एकल में है विजेता मेडिसन कीज अमेरिका के, इन्होंने हराया है आर्यना शवालेंका बेलारूस को। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ये एक साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेलबर्न पार्क में इसका आयोजन होता है। फ्रेंच ओपन मई जून में रोलैंड गैरोस पेरिस में। विंबलडन ओपन ये लंदन में आयोजन होता है इसका। यूएस ओपन का न्यूयॉर्क में आयोजन होता है। इस तरीके से इनका आयोजन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। विंबलडन घास पर खेला जाता है। प्रथम खो खो विश्व कप 2025, इसका आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। इसको भारतीय ओलंपिक संघ का समर्थन प्राप्त था। इसमें भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों ने नेपाल को हरा करके खिताब जीता है। शुभंकर इसका तेजस और तारा रहा है, जो गजराजों की जोड़ी रहे। खो खो विश्व कप 2025 दिल्ली में आयोजन हुआ। खो खो विश्व कप के अगले संस्करण की जो मेजबानी है वो 2027 में बर्मिंघम इंग्लैंड करेगा। बैडमिंटन के बारे में है इंडिया ओपन 2025 सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट। जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के केडी जाधव इंदौर स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। इंडिया ओपन 2025 के विजेता पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन, महिला एकल में एन शे यंग दक्षिण कोरिया के। इंडिया ओपन 2025 के विजेता रहे हैं ये। नई दिल्ली के केटी जाधव इंदौर स्टेडियम में किया गया आयोजन इसका जनवरी 2025 में। इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये। इस प्रकार से ये हमारा मंथली करंट अफेयर जो फैक्ट हमें जानने ज़रूरी हैं उनको कवर करते हुए ये पूरा हो रहा है।
इसमें कोशिश की गई है कि जो ज़रूरी फैक्ट हैं वो शामिल किए जाएं।